नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 6 अगस्त और वैसे तो आज रविवार है लेकिन और ऐसे कोई विशेष आर्टिकल भी नहीं है। एक तो देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसको डाटा प्रोटेक्शन बिल को 2023 में लाया गया है। हालांकि अभी इसको हम लोग जो है डिटेल में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है इस पर कई सारे आर्टिकल लगातार आएंगे। लास्ट में हम लोग जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के कुछ मेन इश्यूज़ जो हैं तो वो इश्यूज़ और उनकी समझ थोड़ा सा आप लोगों को आ जाए तो इस बारे में कुछ पॉइंट्स पे हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग इसके पहले कुछ वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डाटा को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप पहले तो ये समझ लीजिए कि डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो डाटा की जब बात करते हैं तो डाटा का मतलब ये है कि आप जो सर्विसेज ऑनलाइन अवेल कर रहे हैं या फिर जो इंटरनेट यूज़ करने के दौरान आप जो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो उन सर्विसेज को अवेल करने के बदले में आपसे कई बार जो है इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जो आपसे रिलेटेड होती है, या इसके अलावा सरकार वगैरह सर्वे कराती है या फिर कोई प्राइवेट संस्थाएं जब सर्वे कराती हैं तो ऐसे में वो आपसे जो है डाटा कलेक्ट करती हैं और वो डाटा भी आपसे ही संबंधित होता है। अब डाटा जो है वो दो तरीके का हो सकता है, पर्सनल डाटा हो सकता है, नॉन पर्सनल डाटा हो सकता है। ठीक है, पर्सनल डाटा में दो कैटेगरी जो है बनाई जा रही हैं। तो एक तो जो है नॉर्मल पर्सनल डाटा है, दूसरा उसमें एक सेंसिटिव पर्सनल डाटा करके एक कैटेगरी बनाई गई है। और जो नॉन पर्सनल डाटा है तो नॉन पर्सनल डाटा को लेकर भी तीन कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कम्युनिटी लेवल पर नॉन पर्सनल डाटा है या इंडिविजुअल के लेवल पर नॉन पर्सनल डाटा है। तो इस तरीके से एक कैटेगरी और भी है, इसमें ध्यान नहीं आ रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि डाटा को भी जो है डिवीज़न किया जा रहा है। तो डाटा जो है पर्सनल डाटा हो सकता है, नॉन पर्सनल डाटा हो सकता है। और इस डाटा के रेगुलेशन को लेकर के सरकार ने अभी तक जो है 3 समितियां भी गठित की हैं। सबसे पहले 2017-18 में जस्टिस BN श्री कृष्णा समिति का गठन किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए आगे फर्दर हम लोग जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे या फिर आप लोग अभी भी कहीं पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले जस्टिस BN श्री कृष्णा समिति का गठन किया गया था डाटा रेगुलेशन के संदर्भ में रिकमेंडेशंस देने के लिए। उसके बाद एक संसदीय समिति का गठन किया गया PP चौधरी की अध्यक्षता में। और इसके बाद में फिर जो है नॉन पर्सनल डाटा को लेकर के रिकमेंडेशन जो चाहिए थी उनको लेकर के कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति जो है 2020 में कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति का गठन किया गया। तो इस तरीके से 3 समितियों का गठन किया गया है। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि DPDP बिल जो है ये DPDP बिल 2023 का सरकार ने अभी संसद में प्रस्तुत किया है। बाकी ये मामला जो है 2017-18 से चल रहा है। सबसे पहली बार जो डेवलपमेंट इसमें दिखाई दिया वो 2021 में दिखाई दिया था। मीन्स 2021 में पहली बार जो है इस बिल का ड्राफ्ट चर्चा में आया, 2021 में संसद में आया। फिर उसके बाद में जो है वापस फिर से जो है वो भेजा गया पार्लियामेंट्री कमेटी को। फिर उसके बाद में अभी वो लगातार प्रोसीजर चल ही रहा है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। 2022 में इसको ड्राफ्ट को जारी किया गया। फिर पब्लिक कंसल्टेशन के बाद में सरकार ने उसको वापस रख लिया, लेकिन उसके बाद अब जो ड्राफ्ट बिल लेकर के संसद में गई है प्रस्तुत करने सरकार 2023 में, उसको कहते हैं कि पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जो है नहीं रखा गया है। और इसमें ये भी नहीं पता कि सरकार ने जो रिकमेंडेशंस थी कमेटीज़ की वो शामिल की भी हैं कि नहीं की हैं। फिलहाल एक मामला इसमें और भी है कि चूंकि ये बिल जो है डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर के है और डाटा जो है वो इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो इसमें राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है। और राइट टू प्राइवेसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, जिसको पुट्टास्वामी जजमेंट बोलते हैं, पुट्टास्वामी के केस में जो है जजमेंट की बात है, तो उस जजमेंट को ये मतलब ये जजमेंट भी जो है वो इस मामले में इंक्लूड हो जाती है आकर के। अब बाकी इसके अलावा आप समझिएगा कि डाटा प्रोटेक्शन के लेवल पर सरकार जो है कौन कौन से आयामों को शामिल करने का प्रयास कर रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये डाटा प्रोटेक्शन बिल आखिरकार बनाया क्यों जा रहा है। तो बिल जो है देखिए डाटा से संबंधित कुछ प्रावधान बनाने का प्रयास करेगा जिससे आदमी का राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट ना हो और जो ज़रूरी डाटा है उसका जितना यूज है उतना ही यूज हो पाए। तो सबसे पहला जो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ये डाटा वो होगा कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ डाटा, कि कैसे कलेक्शन करेगी कोई जो भी कंपनी है या फिर जो है जो भी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली अथॉरिटी है वो किस तरह से डाटा को कलेक्ट करेगी। ठीक है, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिससे रिलेटेड डाटा होता है उसको कहते हैं डाटा प्रिंसिपल।
ओके। जैसे मान लीजिए आपसे रिलेटेड डाटा है तो आप हो गए डाटा प्रिंसिपल, ठीक है। जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं डाटा फिड्यूसरी, ठीक है। तो डाटा प्रिंसिपल और डाटा फिड्यूसरी, इन दोनों वर्ड्स को लेकर के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर कहीं पढ़ने को मिलते हैं आपको। तो डाटा प्रिंसिपल आप हैं और डाटा फिड्यूसरी वो है जो आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कलेक्शन और यूज ऑफ डाटा को लेकर के ये प्रावधान करेगा ये बिल। दूसरा, किस पर्पज से डाटा लिया जा रहा है और कितने समय तक उसको स्टोरेज किया जा सकता है, इसको लेकर के प्रावधान करेगा ये बिल। दूसरा, डाटा कितना आप कलेक्ट करेंगे, मींस किस सर्विस के लिए कितना डाटा जरूरी है, उसी अनुपात में डाटा कलेक्ट किया जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ये बिल। इसके अलावा डाटा जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो उस डाटा को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होगी उसको डिफाइन करने का प्रयास करेगा ये बिल। इसके बाद में अगर किसी तरीके का डाटा ब्रीच होता है तो ऐसे मामले में हाई प्यूनिटिव फाइनेंशियल पेनाल्टी का प्रावधान करने का प्रयास करेगा ये बिल, मींस जो आर्थिक रूप से जुर्माना लगाए जाएंगे। अगला, डाटा स्टोरेज इन एक्यूरेट मैनर, मींस डाटा जो है उसे स्टोरेज जब आप करेंगे तो उसे कितनी एक्यूरेसी के साथ या किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, कि ऐसा तो नहीं आप जो है डाटा को मॉडिफाइड करके प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हो। तो डाटा में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना है। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग वर्ड आपको बार बार एक पढ़ने को मिलेगा, तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब आप समझ लीजिएगा कि डाटा के साथ कुछ भी किया जाए तो वो डाटा प्रोसेसिंग है। जैसे डाटा को आपने जो है किसी के साथ शेयर कर दिया तो ये डाटा प्रोसेसिंग है, बेच दिया तो ये भी डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा में कुछ जो है नई चीज़ जोड़ दी तो ये भी डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा में से कोई चीज़ आपने निकाल दी इन्फॉर्मेशन तो ये भी डाटा प्रोसेसिंग है। तो डाटा को लेकर के जितने भी उसे उपयोग करने के आयाम हो सकते हैं वो सब डाटा प्रोसेसिंग के अंदर शामिल होते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग जब कहीं वर्ड पढ़ने को मिले आपको तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब ये आप समझिएगा कि डाटा में किसी भी तरीके का हेर फेर करना या किसी भी तरीके से उसमें इंटरफेरेंस करना डाटा में, ये डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। तो डाटा स्टोरेज जो है वो एक्यूरेट मैनर में होगी, जैसा कलेक्ट किया था वैसा ही रहे, आप उसमें मॉडिफिकेशन ना करें। दूसरा, जब ब्रीच हो तो ब्रीच अगर हो जाता है इनकेस, तो ब्रीच होने के बाद में रिपोर्टिंग मैंडेटरी करेगा। रिपोर्टिंग मैंडेटरी करेगा मतलब कि आपको अनिवार्य तौर पर ये बताना पड़ेगा कि डाटा ब्रीच हो गया। अगर किसी व्यक्ति का डाटा ब्रीच हो जाता है, किसी अथॉरिटी का डाटा ब्रीच हो जाता है, तो उसे जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो भी होगा, जहाँ भी उसे बताना चाहिए डाटा ब्रीच के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जो है उसके लिए मैंडेटरी होगा ये रिपोर्ट करना कि डाटा ब्रीच हो गया। तो इसका प्रावधान करेगा ये बिल। इसके अलावा जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट ना हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ये बिल। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कुछ विशेष कंडीशंस में इस डाटा का एक्सेस ले सकती है। जैसे 5 जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं अभी तक जो ड्राफ्ट बिल है उसमें, तो उन 5 पैरामीटर्स में से जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो सकता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तो इस तरीके की परिस्थितियों में गवर्नमेंट जो है उस डाटा का एक्सेस ले सकती है। इसके अलावा एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा और ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ लगाने का इसका जो है इसके लिए प्रावधान रहेंगे, इसकी जो है कार्य क्षमता के अंदर रहेगा। हालांकि इसको ये आलोचना की जा रही है कि इसको विनियामक शक्तियां नहीं प्रदान की गई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसको नहीं प्रदान किया गया है। मींस जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर के किसी घटना में जो है एक्टिवेट हो सकता है, तो वैसा जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ नहीं है, ये इसकी आलोचना है। इसके अलावा इस बिल में एक आलोचना और अभी तक नज़र आ रही है, वो एक आलोचना ये है कि राइट टू प्राइवेसी जो है सिटीजन्स की मेंटेन करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाया जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास कोई आदमी शिकायत लेकर के जाता है तो उस बिल में ये भी ड्राफ्ट में प्रोविज़न है कि वो शिकायत अगर झूठ निकल जाती है या फ्रीबोलस यानी तुच्छ टाइप की शिकायत है, कोई छोटी मोटी शिकायत है, तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है यूज़र के ऊपर भी। तो इस बात की भी आलोचना की जा रही है कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है या फिर सिटीजन्स के ऊपर ही फाइन लगा देगा, जबकि पहले जो 2021 वगैरह के ड्राफ्ट थे उनमें ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल इस समय जो है चर्चा में। तो ये महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो अगर कहीं आप पढ़ते भी हैं तो पढ़ते समय आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। बाकी जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो इस पर हम लोग जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं आज के। इसके अलावा ये बात भी आप याद रखिएगा कि आरटीआई एक्ट है या आईटी एक्ट 2000 है, तो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में और जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 के भी कुछ सेक्शंस में जो है ये डाटा प्रोटेक्शन बिल फेरबदल करेगा। तो आरटीआई एक्ट का जो 2005 का एक्ट है
उसके सेक्शन 8 में आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, इसको लेकर के प्रावधान है। तो ऑलरेडी ये आलोचना की जा रही है कि पहले से ही एक तो स्ट्रिंजेंट प्रावधान है, जो भी PIOs हैं यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, वो ऑलरेडी RTI एक्ट के अंतर्गत बहुत सी सूचनाओं को देने से वैसे ही मना कर देते हैं कि ये जो है ये इंडिविजुअल की पर्टिकुलर मींस प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड सूचना है, या फिर जो ये सार्वजनिक महत्व की सूचना नहीं है, ये कह करके बहुत सारी सूचनाओं को नकार देते हैं। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से अगर सरकार जो है इन सूचनाओं की मीन्स सूचनाओं के व्यक्तिगत होने या फिर सार्वजनिक महत्व के ना होने के दायरे को और ज़्यादा बढ़ा देती है, तो फिर ऐसे में तो जो है RTI तो फिर पूरी तरीके से बेकारी हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा RTI का। और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देने का नाम ही नहीं है। कुल मिला के जो है एक तरीके से जनता के आँख और कान नोचने का काम करेगा ये डाटा प्रोटेक्शन बिल, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। फिलहाल जो है इंडियन ईगल आउल को लेकर के जो दूसरा आर्टिकल है, तो देखिए इंडियन ईगल आउल आर्टिकल में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। इसकी जनगणना को लेकर के चिंता है ऑथर को, जैसा कि आपको पता होगा देखिए कि जैसे टाइगर सेंसस है हर 4 साल पे हो जाता है ना। तो जो बड़े बड़े जानवर हैं इनके लिए क्या, इनके लिए सेंसस कंडक्ट करा लिया जाता है और इनकी जनसंख्या जो ठीक ठीक पता रहती है। पर चिड़ियों के मामले में ऐसा नहीं, क्योंकि चिड़ियाँ क्या एक जगह स्थायी रहती नहीं है। जानवर तो आप एक बार गिन सकते हो गले में पट्टा पहना के, जैसे रेडियो कॉलर पहना दिया, या पग मार्क्स के थ्रू, या कैमरा ट्रैप्स इमेजेस के थ्रू। तो इन तरीक़ों से आप जानवरों की संख्या यानी जनगणना तो जनगणना क्या मतलब उनको क्या कहना चाहिए, जानवर गणना कहेंगे हैं। तो उनकी गणना तो की उनकी संख्या की गणना की जा सकती है, लेकिन चिड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। तो चिड़ियों की गणना नहीं की जाती ऐसा नहीं है। तो चिड़ियों की जो संख्या है उसको जानने के लिए क्या कुछ सर्वे चलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो उसमें क्या कि बड़े लेवल पर जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लोग, वो पार्टिसिपेट करते हैं और चिड़ियों के बारे में सूचना देते हैं। और धीरे धीरे करके चिड़ियों से रिलेटेड जो सांख्यिकी होती है, जो स्टैटिस्टिक्स होती है, वो अपडेट होती रहती है। तो फिलहाल यूरेशियन ईगल आउल एक स्पीसीज है उल्लू की। तो ये यूरेशियन ईगल आउल स्पीसीज से अभी जल्दी ही इंडियन आउल को, जो इंडियन ईगल आउल है, इसकी स्पीसीज को अलग निकाला गया है। अभी तक जो है इसको इसी में शामिल माना जाता रहा है। तो कहते हैं कि अभी जल्दी में ही जो है इंडियन ईगल आउल की स्पीसीज को क्लासीफाइड किया गया है, और इस तरीके से अब जो है ये यूरेशियन ईगल आउल से अलग हो चुका है। और कहते हैं कि अब इसके स्वरूप को लेकर ये कह रहे हैं कि इसके 6 फीट लंबे तक पंख हो सकते हैं, या फिर जो है दिखने में जो इसके कान हैं या जो इसका चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेचर में इसके लिए जो खतरे मौजूद हैं उनसे बचाने के लिए हो। बाकी ऑथर का कहना ये है कि इसमें जो है इसके साथ में कई सारे मिथ्स वगैरह भी जुड़े हुए हैं। इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इसकी नॉक्टर्नल हैबिट्स है, मीन्स ये रात में ही जो है एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं रात्रिचर कह सकते हैं। तो उल्लू आप वैसे भी जानते हैं रात में ही देखता है, ठीक है ना। तो नॉक्टर्नल हैबिट्स की वजह से क्या दिन में निकलता नहीं है, तो इसकी एक तो वैसे भी संख्या दिन में दिखाई नहीं देगी। और जो वर्ल्ड सर्वे वगैरह है उसमें जो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन करते हैं, तो भैया दिन में देखते हैं ना चिड़िया, तो दिन में देखेंगे चिड़िया तो बताएंगे कि हाँ हमने इस जगह ये चिड़िया देखी या उस जगह ये वो चिड़िया देखी, इतनी चिड़िया देखी, तब अपडेट होता है डाटा। लेकिन अब रात में जब ये निकलेगा तो भाई कौन देख रहा है कि उल्लू है कि नहीं है। तो इंडियन ईगल आउल जो है इसकी जो जनगणना है, मतलब इसकी जो इसका जो सेंसस है, उस सेंसस को लेकर के एक प्रॉब्लम है कि इसकी ठीक ठीक संख्या जो है वो जानी नहीं जा पा रही। हालांकि इंडियन ईगल आउल जो है पूरे भारत में कहते हैं कि वाइड स्प्रेड रेंज में जो है फैला हुआ है। तो इससे ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक पर्याप्त जो है संख्या इंडियन ईगल आउल की होगी। लेकिन इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि किसी ने उतना देखा नहीं है, क्योंकि रात में निकलता है। और कुल मिला के इंडियन ईगल आउल जो है इसका अभी तक किसी भी तरीके का एस्टिमेशन जो है नंबर्स का कराया नहीं गया है कि कितने हैं। तो उसके बाद अपना अनुमान लगाते कहते हैं जंगल चूंकि धीरे धीरे घट रहा है। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में तो जंगल बढ़ रहा है। ऑथर ये कह रहे हैं कि जैसे करके फॉरेस्टेड एरिया जो है वो धीरे धीरे करके घटता जा रहा है, तो उसी तरीके से स्पीसीज़ जो हैं उन स्पीसीज़ में भी हमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन इंडियन ईगल आउल जो है, तो इसके बारे में कहते हैं कि ये तो वैसे जंगल में ज़्यादा रहता भी नहीं है, इसके लिए सूटेबल रहने की जगह जो है वो खेत है। ये सारी बातें आप इसको फालतू मत समझिएगा, इसलिए ना क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे। गिलहरी को लेकर के एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन पूछा था। अब उसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट थे कि आप जो है अगर गूगल पे भी सर्च करके जाकर तक देखें ना, तो गूगल भी ठीक ठीक नहीं बता पाएगा कि जो है गिलहरी ज़मीन के अंदर रहती है कि पेड़ के अंदर रहती है कि कहाँ, एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है। हालांकि
ऐसी चीज़ जब कभी आपके सामने आती है तो आप जो है उसको अब क्या मानेंगे, सही मानेंगे गलत मानेंगे, सामान्य ज्ञान के आधार पे ही आदमी जो समझ पाता है उस समय समझ पाता है। तो इसलिए इस आर्टिकल को आप एक बार देख लीजिए। तो इंडियन ईगल आउल जो है उसके रहने के लिए क्या खेत के आसपास की ज़मीन हो गई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर जो रॉकी परचेज हो गए, मीन्स कोई पहाड़ी इलाका, चट्टानों का इलाका है, तो इस तरीके के क्षेत्र जो है वो आइडियल होते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य भोजन है वो चूहे वगैरह रहते हैं, रोडेंट्स हो गए और भी ऐसी स्पीसीज हैं। तो रोडेंट्स स्पीसीज जो है वो इनके लिए अच्छे खासे भोजन के तौर पर काम करती हैं। तो ये अपना प्राय घोंसला जो है खेतों के आसपास बनाते हैं या रॉकी परचेस में बनाते हैं, तो वो उनके लिए फेवरेबल पड़ता है। तो जंगलों के घटने से इनकी जनसंख्या पर कोई ऐसा विशेष असर पड़े, इसकी आशंका जो है थोड़ी ऑथर को कम लग रही है। कुल मिलाकर कहते हैं लेकिन इनके लिए बहुत सारे मिथ्स और सुपरस्टिशंस भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और दोनों ही तरीके के हैं। देखिए, सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि सुपरस्टिशंस जो होते हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, वो हमेशा नकारात्मक ही नहीं होते हैं। ऐसे बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, फिर जो है पानी पिला के भेजते हैं कि पानी पी लो तब घर के बाहर जाओ। तो वैसे ही उल्लू का है। वैसे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, जो आदमी की बस्तियां हैं, उसमें जो मैंगो ट्रीज़ हैं उनमें रहना ये पसंद करते हैं। और रूरल इंडिया में आपको पता ही है, जो उल्लू अगर बोलेगा तो फिर इसको जो है कुछ लोग अपशकुन भी मानते हैं। बाकी सलीम अली जो हैं उन्होंने जो लोक कथाओं में कहीं ना कहीं उल्लू को लेकर के जो चर्चा की, इंडियन ईगल आउल को लेकर के, कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसे मतलब पकड़ लिया जाए, पकड़ने के बाद कुछ टाइम भूखा रखा जाए तो फिर जो है आदमी की आवाज़ में बोलने लगता है और जो सुन रहा होता है उसको उसके भविष्य के बारे में बताता है। तो इस तरीके के कई मिथ्स हैं, ठीक है। या फिर जो है भविष्य बताने की भी क्षमता रखता है उल्लू। या फिर जो युद्ध वगैरह होते हैं तो युद्ध में विजय वगैरह बता देता है पहले से ही, ये भी जो है उल्लू कर सकता है। या फिर जो है जो खतरे होते हैं आदमी के जीवन में आने वाले, तो इस तरीके के बहुत सारे अंधविश्वास हैं। खतरे को भी पहले से बता सकता है, भविष्य भी बता सकता है, युद्ध में विजय की घोषणा भी कर सकता है, अपशकुन भी हो सकता है। बाकी उल्लू जो है आपको पता होगा गॉडेस लक्ष्मी जो है उनका वाहन भी है। तो इस तरीके से एम्बलम ऑफ नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी भी है, ये मीन्स नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल माना जाता है। तो इस तरीके से कई इस तरीके के सुपरस्टिशन मिलते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो नेगेटिव सुपरस्टिशंस हैं, तो नेगेटिव अंधविश्वासों की वजह से इनको मारने का प्रयास करते हैं लोग कई बार। तो कहते हैं कि वो आप देख सकते हैं इसकी एक्टिविटीज़ के अंदर की एक कितना डिफेंसिव होकर के रहता है। और डिफेंसिव होने के मामले में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए उसके नेस्ट में, अगर जो नेस्ट बनाता है वो काफ़ी बड़ा सा नेस्ट रहता है, अगर 4 अंडों का नेस्ट है तो कहते हैं कि उसमें जो है आदमी भी जो है आसानी से हाथ वगैरह डाल सकता है। और बाकी जो मंगूस यानी नेवला वगैरह है, ये भी उस तक, मतलब कहने का ये कि उसके घोंसले तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई जो है वैसा घोंसला बनाता हो कि जिस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उस समय जो है उसका बड़ा ही हैकलिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा, अटैकिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। पंजों से पीछे से सर पे जो है वार कर देता है, चाहे मंगूज हो चाहे आदमी हो, दोनों के ऊपर, है ना। इसके अलावा खेती में भी जो है इंडियन ईगल आउल के फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? जैसे चूहे वगैरह हैं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, खेत के आसपास रहेगा तो खा पी के चट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से खेती को भी नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल कुल मिला के ये कहते हैं कि इनके जो संख्या है, इनकी संख्या को सुनिश्चित करने के लिए अभी तक तो फिलहाल कोई स्टेप लिया नहीं गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन, अब चूंकि ये रात में घूमते हैं इसलिए इन्होंने लास्ट सेंटेंस बड़ा अजीब सा लिखा है, इट इज़ होप्ड दैट नॉक्टर्नल बर्ड्स सच एज द इंडियन ईगल आउल विल हैव देयर डे टू, कि इनका भी कोई दिन आएगा, ठीक है। घूमते रात को हैं। चलिए ठीक है। तो आज कोई ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, 2 आर्टिकल हम लोगों ने फिर भी डिस्कस कर लिए ताकि जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। और वीडियो अगर आपको जो है पसंद आते हैं, देखिए एडिटोरियल्स आप जो है बिल्कुल ध्यान से सुना करिए, बहुत ज़्यादा बेसिक के साथ में इसको डिस्कस करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है। आप लोग जो है रेगुलर जब बने रहेंगे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको लास्ट में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी एलिमिनेशन के प्रोसेस में और चीज़ों को समझने में। तो इसलिए अपनी निरंतरता को ज़रूर बनाए रखिए, किसी भी तरीके से अपनी निरंतरता को तोड़िएगा मत। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है कुछ दिन से, तो इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक भी दिन हम लोग जो है मिस नहीं करेंगे, सारा कंप्लीट करेंगे। और आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उपयोगी है आपके लिए तो कर सकते क्या है, आप उसको ज़रूर करिए। हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है ऐसे। और इसके अलावा हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके दे सकते हैं। और आपको अगर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी हेल्प चाहिए उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो जहाँ तक संभव होगा
हम करेंगे। बाकी आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, आप ईमेल आईडी पर भी जो है मेल कर सकते हैं। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।